बिजली के बिलों की बात करेंगे जो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब आई टैक्सेस की भरमार ने सार्फिन का जीना मुहाल कर दिया है। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के साथ टैक्स शामिल होने की वजह से मजमूई बिल में कई गुना तक इजाफा हो चुका है। अच्छा, मगर बुरी खबर ये भी है कि गर्दिशी कर्जों के जाल में फंसी हुकूमत बिजली टैरिफ में मजीद सरचार्जेस आयद करने के लिए पर तोड़ रही है। और यही नहीं, हुकूमत मुस्तकबिल के मंसूबों की फंडिंग भी बिजली के बिलों के जरिए हासिल करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, हालांकि बात ये हो रही है कि सार्फिन तो पहले ही 5 टैक्सेस और दूसरा मतलब कि देखा जाए कि 2 सरचार्ज जो हैं वो अदा कर रहे हैं और सार्फिन ना सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी करेंगे बल्कि कर्ज़ों की किस्तें भी सरचार्ज की मद में अदा कर रहे होंगे, जिसका मकसद गर्दिशी कर्ज़ों को कंट्रोल करना है। अच्छा, जो बढ़कर 24 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने कहा इनको कंट्रोल करना है। और अहम बात यह भी है कि हुकूमत ने अब तक जो सरचार्जेस लेवी किए हैं उन्हें बिजली के बिलों में जाहिर नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें डिस्कोस के चार्ज करदा अखराजात का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा, अब ये सर्विस के अखराजात या तरसीलात के फ़र्क का ये हिस्सा होगा और तमाम डिस्कोस का यकसा टैरिफ निज़ाम होगा। ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में सामने आई हैं जो 21 रुकनी कायमा कमेटी बराए तवानाई ने पेश की थी। जिस बिल में मज़ीद तरमीम होनी है वो रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 है। अब अगर हासिल इसका ये है कि बिजली मज़ीद क्या महंगी होने जा रही है आम आवाम के लिए, उनके लिए क्या मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। आज से तकरीबन 5 माह पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि अब बिजली महंगी नहीं होगी, तो क्या वो दावा दुरुस्त नहीं था या वो सिर्फ एक नारा ही था? बात करेंगे माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्ब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बताइएगा क्या बिजली फिर से महंगी होगी? गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू ऑल। मैं ये समझता हूँ कि जो ये बातचीत आजकल चल रही है और ये जो प्रपोज बिल आ रहा है जिसमें अमेंडमेंट करने की बात हो रही है, यकीनन अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो इससे बिजली महंगी होगी। और इसमें इस वक्त जो पोजीशन ये है कि बिजली के बिल में कई किस्म के टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं, सरचार्जेस ऑलरेडी मौजूद हैं, हत्ता कि टीवी लाइसेंस की फीस भी इसी बिल में मौजूद है। और चूंकि अगर आप बिल ना दें तो लाइट कट जाती है तो मजबूरन लोग, चाहे घर में टीवी हो या ना हो, वो भी टैक्स दे रहे होते हैं टीवी का। तो ये तो हर किस्म के टैक्सेस इसमें हैं। प्लस आज बात हो रही है कि शायद पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ा देंगे पैसे। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बिजली पे आएगा, क्योंकि हम फ्यूल बेस बिजली पैदा करते हैं और गैस बेस अब या कोल बेस नहीं कर रहे, तो अगेन उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये इम्पैक्ट भी आप इसको जोड़ लें और उसको अगर आप ये कहें कि ये फर्दर सरचार्जेस लग जाएंगे, तो ये तो बड़ी बुरी खबर एक्सपेक्ट करना चाहिए हम सबको कि ये एक नॉर्मल कंज्यूमर पे, एक कमर्शियल कंज्यूमर पे बिजली का बोझ बढ़ जाएगा। और प्राइसेस ना सिर्फ इससे, बिजली की प्राइस बढ़ने से सिर्फ बिजली की प्राइस नहीं बढ़ती, हर चीज की प्राइस बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम में कोई अगर ये पास हो जाता है बिल तो मेरे ख्याल से मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ऐसी ये मुश्किलात तो होंगी। ज़िशान साहब, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा और मुस्तकबिल के बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए भी हुकूमत अवाम पर बोझ डालना चाहती है। इस तरीके से इस फैसले से अवाम पर कितना इजाफी बोझ पड़ेगा और कितनी मुश्किलात का मजीद सामना करना पड़ेगा अवाम को? देखिए, मसला ये है कि इस वक्त चूंकि आप अपनी बिजली की कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप अपनी 100% कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे, तो जो गैप आता है उसको कैपेसिटी पेमेंट में पाकिस्तान को ऑलरेडी पे करना है। हम ये सुन रहे थे कि जी इन लोगों से ये चीज डिस्कस हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट को डॉलर की जगह पीकेआर में कन्वर्ट कर देंगे और इससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अपेरेंटली अभी तक ये चीज कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। तो चूंकि ये चीज अभी तक नजर नहीं आ रही, तो एब्सोल्युटली अगर ये बात जो की जा रही है कि गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करना है और फ्यूचर के लोन्स को भी इसी से पे करना है, तो अगर ये चीज कर दी जाएगी तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो आवाम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करने की बात करी। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बड़ा इम्पैक्ट इसका बड़ा बुरा आने वाला है। और अगर ये चीजें होने जा रही हैं तो जो शौकत तरीन साहब बार बार बजट में तकरीर कर रहे थे या बजट से पहले या बजट के बाद कि हम बिजली नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात हो रही है। हाउएवर मुमकिनात में से ये है कि शायद इनके पास कोई और चॉइस भी ना हो।
तो ये सारी बातें इसके समर में या इसके नतीजतन हो रही है। अच्छा ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जिसके घर में टीवी नहीं है उसको भी उसका टैक्स देना पड़ रहा होता है, और सरचार्जेस के अलावा हम बात करें कारोबारी अफराद की बात करें, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा है, फर्दर टैक्स है, इसके ज़रिए तकरीबन 37% हुकूमत को वो दे रहे हैं, जबकि तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तकरीबन 25% टैक्स तो आम आवाम देने पर भी मजबूर हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या तमाम ममालिक में ऐसा ही हो रहा होता है? देखिए, नाइंसाफ़ी तो ज़रूर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत कम है। सेल्स टैक्स में तकरीबन पूरे मुल्क में तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख लोग रजिस्टर हैं। तो अब जब सेल्स टैक्स में लोग रजिस्टर ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को तो टैक्स रिकवर करना है। तो जब लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से 17% सेल्स टैक्स तो गवर्नमेंट चार्ज कर ही रही है, लेकिन जो लोग रजिस्टर नहीं हो रहे कमर्शियल लोग, तो उसकी वजह से उनके ऊपर 3% फर्दर टैक्स, 5% एक्स्ट्रा टैक्स ये भी देना पड़ रहा है, और 12% इनकम टैक्स है। तो ये वो सारी कॉस्ट बनती है जो कि 37% है। और इसी तरीके से घरेलू सार्फिन जो घर पे बिजली जिनका बिल 75,000 रुपए से ज्यादा आता था जून से पहले, उनको जो है इनकम टैक्स लगता था, लेकिन अब वो लोग जिनका 25,000 रुपए से ज्यादा बिल आएगा और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये इम्पैक्ट जो है टैक्सेशन का ये बढ़ता चला जाएगा और इससे ऑब्वियसली बिजली का बिल भी बढ़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है? इसकी मेन वजह ये है कि मुल्क में लोग टैक्स देते नहीं है, तो जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इनडायरेक्टली उसी टैक्स को वसूल करेगी, क्योंकि ये एक रिग्रेसिव सिस्टम है। तो इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे ज्यादा आता है, और वो शख्स जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है, लेकिन वो कमा बहुत ज्यादा रहा है, कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता। लेकिन एक मिडिल लेवल के बंदे पे या एक स्मॉल टियर के बंदे पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, लेकिन ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, तो आप नहीं समझते हैं कि हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट और लाइन लॉसेस जो है उनको कम करके गर्दिशी कर्जे से छुटकारा हासिल कर सकती है? देखिए, ये बात हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि हर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि लाइन लॉसेस कम करना है, हर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको बिजली की चोरी खत्म करनी है। कोई हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की बात की हो। दुनिया में रिवाज है कि जैसे मोबाइल के प्रीपेड कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल होते हैं कि आपने 20,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड ले लिया, अब जितना आपने कार्ड लिया उतनी जब बिजली इस्तेमाल करेंगे बिजली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो कहीं गवर्नमेंट को ये सिस्टम के बारे में, ये इस टाइप के सिस्टम के बारे में सोचना अब बहुत जरूरी है कि क्या ऑल्टरनेटिव कोई मेजर्स इस्तेमाल करके उससे लाइन लॉसेस को या चोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास एक प्रीपेड कार्ड है तो मैं अपनी बिजली किसी और को ना इस्तेमाल करने की कभी इजाजत दूंगा, ना मेरी बिजली अगर कोई चोरी करेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी और उसका रखवाला खुद बन जाऊंगा। कुछ इस टाइप के सिस्टम लाने की अब जरूरत है, ताकि ये जो बात हम सुन रहे हैं ना कि ये गर्दिशी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइन लॉसेस कम नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही, ये अब इन चक्रों से हमें बाहर निकलना लाजमी है, वरना सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी इकोनॉमी दूसरे कोविड के पोजीशन में बड़ी दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर अब इस इकोनॉमी को अगर आपने चलने देना और अगले साल की जो ग्रोथ रेट की बात की है शौकत तरीन साहब ने कि वो 5% के करीब जाना चाहते हैं, तो अगर बिजली महंगी करेंगे तो ग्रोथ रेट पे यकीनन फर्क आएगा। महंगी बिजली का मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होने का मतलब है सेल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा। मैं समझता हूँ कि इन स्टेप्स को लेने से पहले गवर्नमेंट को बहुत दफा सोचना चाहिए, और फिर अगर वो लेती है तो फिर देखेंगे क्या उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात रहे थे और जो मामलात हैं वो उन्होंने हमें बताए हैं। वैसे तो जो बात की जा रही थी कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, अगर ऐसा हो जाता है जिसका अब खदशा जाहिर किया जा रहा है तो वो उस दावे की भी नफ़ी है कि कोई नया टैक्स हम नहीं लगाने जा रहे हैं। खैर, ईद कुर्बान आने वाली है और कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको कुछ लोग तो ले आए हैं, कुछ अभी जा रहे हैं पसंद करने की कोशिश करते हैं मंडियों में कि जाके अपनी पसंद का जानवर लेकर आएँ, और कुछ लोगों को भी इंतज़ार है कि वीकेंड आएगा। बिल्कुल ऐसी है। और लेकिन जो लोग ले आते हैं ना फिर वो उसको सजाते हैं, बच्चों को शौक होता है वो जानवरों को सजाते भी हैं। तो फैसलाबाद में भी कुर्बानी के जानवरों की सेवा करने के साथ साथ उनकी सज धज की जो चाव है वो भी पूरे किए जा रहे हैं, और उसी के लिए जानवरों के आराइशी सामान खरीदने के लिए भी गाहक पुरजोश नजर आ रहे हैं।
अच्छा, अब दुकानों पर जो है ना मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं और लोग ख़रीद रहे होते हैं कि जी कि ये भी हम अपने जानवर को इससे भी सजाएंगे, ये ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगेगी, ये नहीं लगेगी। अब दुकानों पर क्या क्या बिक रहा है और कितने दाम में फ़रोख्त हो रहा है, ये शाइस्ता शेख ने एक बेहतर फैसलाबाद से रिपोर्ट तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं। मवेशी मंडी में झांझरों की खनक, माला, डोरी और फेस मास्क। हमारा कुर्बानी का जानवर सबसे प्यारा लगे, इसीलिए फैसलाबाद में बकरे, छतरे और बैल को सजाने के लिए आराइशी स्टॉल्स पर खरीदारी शुरू हो चुकी है। कीमत कम करवाने के लिए बहसो तकरार भी जारी है। शहरी कहते हैं कि जानवर को खूबसूरत, मुनफरिद और अलग सा दिखाने के लिए ये लवासमात खरीदने जरूरी हैं। कुर्बानी के लिए बछड़ा लिया हुआ है, तो इसलिए हम झांझरें, माला वगैरह चीज़ें खरीदने आए हैं। हाँ जी, हमें शौक है, प्यार है उनसे, तो सही बात है। जैसे बच्चों के कपड़े ईद पे होते हैं, ऐसे ही उनके होते हैं चीज़ें वगैरह, हर चीज़। महंगे वाला बंदा जानवर की तो ये नहीं खरीद सकता, फिर इससे ज़रा ये है कि खूबसूरती हो जाती है जानवर की, कुर्बानी तो होनी होती है ऑलरेडी। गाहक खुश होकर पूरी कीमत अदा न करे तो दुकानदार शिकवा करते हैं कि जहां इतना महंगा जानवर खरीद लिया, वहीं इनके जेवरात की खरीदारी में कंजूसी क्यों बढ़ती जाती है। झांझरों का जोड़ा जो 30 रुपए का देते हैं, सेट व 600 रुपए का देते हैं, गानी है 50 रुपए की और 30 रुपए की। 800, 850, 650, 750 ऐसे दर्जन का हिसाब है। जेवरात ही नहीं, जानवरों के चारे के लिए नए तर्ज के टायरों वाली खुरली गाहकों की तरजीह बनती जा रही है। कुर्बानी के जानवरों की बेहतरीन खुराक के साथ साथ हार सिंगार करना भी उनसियत के इजहार का एक अपना सा तरीका है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। ये आपने बेहतरीन सी रिपोर्ट देखी है और वाकई हम सब रिलेट कर सकते हैं ना खुद को कि हम सब अब तो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो कोशिश कर रहे होते हैं कि सजाएं और सबको अपना वो टाइम याद आता है कि जब इतना वक्त निकाल पाते थे कि ये सब कुछ कर रहे होते थे, नहीं ये भी लेना है, नहीं ये भी लेना है। बचपन में तुम भी यही कुछ करते थे? सब, मेरा ख्याल है कि सब लोग करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा होती थी कि भाई इनको ये पहनाना है, वो पहनाना है, तो वैसे बचपन के दिन याद आ गए इस रिपोर्ट को देख के। अच्छा खैर, हम आगे चलेंगे। मौशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर करनी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अच्छा, इदारा शुमारियात के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने मुसलसल उसने चौथे महीने में अपनी इस जो सनती शोबा उसकी पैदावार में 36.84% इजाफा रिकॉर्ड किया। और खाने पीने की अशिया की बात की जाए, तंबाकू, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेपर, स्टील की जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि तरक्की देखने में मिली है इन सेक्टर्स में। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स की बात करें ना तो तरक्की की शरह बताई जा रही है कि 47.41% है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 15.64% तरक्की देखने को मिली है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी भी समझी जाती है। अच्छा, क्योंकि ये जो सनतें हैं ना सिर्फ बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया करती हैं बल्कि मुल्की बरामदात में भी इनका बड़ा एक हिस्सा होता है। इस अच्छी खबर के ऊपर अब हम बात भी कर लेते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड शारिक बोरा साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त तरक्की की शरह मुल्की मईशत के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी खुशाइंद है? जी गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ कि ईद आ रही है और हमारे पास अच्छी खबरें आ रही हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 37%। और ये जो अच्छी खबरें हैं उसकी देखें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस ग्रोथ को, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कोविड की जो रिलैक्सेशन हुई SOPs की, उसकी वजह से भी बहुत असर पड़ा। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह कोविड की, खैर अब तो सैंक्शंस दोबारा यहाँ पर सिंध में लग गई हैं, लेकिन जैसे ही ये ईद कुर्बान ख़त्म होगी और हम दोबारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स की तरफ, नॉर्मल प्रोडक्शन आवर्स की तरफ आएंगे तो आई एम श्योर कि ये जो 37% है ये इंशाल्लाह ताला अगस्त सितंबर में 40% को क्रॉस करेगी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इकॉनमी जो पाकिस्तान की है वो जिस तरह से सारी सेक्टर्स में ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं है कि चंद मखसूस एक्सपोर्ट में इसकी ग्रोथ हुई है। अभी जो आपने फिगर्स बताए तो ऑटोमोबाइल है जो कि पाकिस्तान में उसकी एक्सपोर्ट नहीं है, लोकल डोमेस्टिक मार्केट को वो केटर करते हैं, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशंस हैं वो बढ़ रही हैं और इसमें कोविड का रिलैक्सेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। दूसरा बहुत बड़ा पहलू ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें ओवरऑल कॉन्फिडेंस का लेवल
बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने स्टेबिलिटी जो है, अब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने जो स्टेबल इकॉनमी की तरफ जो मेजर्स लिए हैं उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कल हमारे कराची चेंबर में यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर भी आई हुई थी, कामिनारा, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन जो है इसको अप्रिशिएट करती है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने कोविड में पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है सर, ये बताइएगा, कंस्ट्रक्शन पैकेज की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। उस सूरत आप देखते हैं कि बड़ी सनतों की बेहतरी जो है या पैदावार है उसमें इजाफे की वजह ये भी बना? मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मराहत मिली ऑनेस्टली वो उस तरह पिकअप नहीं हुई। अच्छा। लेकिन इसमें जो इंशाल्लाह ताला जो आने वाले फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि अब जो कोविड है जिस तरह वो सेटल डाउन होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें अभी जितनी ग्रोथ हुई है और जो फिगर्स आ रहे हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कल दिए उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि ये ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कोविड की रिलैक्सेशन है इससे इकनॉमिक जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी और जैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आपकी केबल्स, पेंट्स, वुड वर्किंग, वो तमाम इंडस्ट्री जो रिलेटेड हैं टू द कंस्ट्रक्शन वो उनको बूस्ट मिलेगा। और ये जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह जो है वो अगस्त सितंबर में 40% से ज़्यादा आगे जाएगी। अच्छा शारिफुरा साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर हम इसको मज़ीद फ्लोरिश करने के लिए गवर्नमेंट को किन इक़दामात करने की ज़रूरत है? हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक। तो दूर रस अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ जाएं। टैक्सेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, छोटे छोटे जो वो एक्टिविटी ने अगर इतना बूस्ट दिया है इकॉनमी को, तो हम सब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर एक स्टेबल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए जो कि अगले 5 या 10 साल के लिए उसमें कोई चेंजेस ना आए, मेजर चेंजेस ना आए, पॉलिटिकल चेंज के बावजूद वो जो पॉलिसीज़ हैं वो एक्सपोर्ट की और इंडस्ट्री की अगर वो सस्टेनेबल हों और चलती रहें तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को करना चाहिए। और ये हुकूमत नहीं कर रही, बावजूद इसके कि मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे गवर्नमेंट को बहुत एम्फसाइज़ करने की कोशिश की है कि आप पॉलिसी मेकिंग में आ जाएं और पूरे चेंबर्स को जो है स्टेक होल्डर्स को वो ऑन बोर्ड ले लें। हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री किस एरिया में किस लेवल की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कहाँ पर आपको लेबर जो है वो अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है। अब आप देखें कि कुछ ऐसे इक़दाम हैं जिससे इंडस्ट्री को शायद नुकसान भी पहुँचेगा। सिंध गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस हैं वो सारे सूबों में 19,000 है, इन्होंने 25,000 रुपये कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध में, जिसकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खौफज़दा हैं कि कहीं जो सिंध से कराची से जो इंडस्ट्री है वो दूसरे सूबों को मुंतकिल ना होना शुरू हो और उसमें एक डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को अब अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना होगा और उनको ये ज़ोर देकर ये बात कहनी होगी कि अब पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ मिलकर, सारे सूबे मिलकर जो इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक पॉलिसी है उसकी तरफ गामजन हो जाए, ताकि ये जो एक सूबा कुछ कह रहा है दूसरा सूबा कुछ कह रहा है, इससे जो है वो कॉन्फिडेंस भी शैटर होता है और इंडस्ट्री भी डिस्टेबलाइज होती है। ठीक है शारिक वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आप लोगों ने उनकी सुनी और वो कह रहे हैं कि ये तो मज़ीद बेहतर होगा और ईद उल अज़हा के बाद वो खासतौर पर अगस्त के एंड में जाके तो बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने और ये अच्छी खबरें मिल रही हैं मईशत के हवाले से, ये बहुत खुशाइंद है। ये तो अच्छी खबरें मिल रही है ना मईशत के हवाले से। व्हाट्सएप की जानिब से भी एक अच्छी खबर आई मईशत के हवाले से नहीं, मईशत के हवाले से नहीं, एक फीचर के हवाले से आई है। वो क्या जी? वो ये है कि जी सारिफिन के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो बता रही है कि व्हाट्सएप के इस नए फीचर के जरिए सारिफ ग्रुप में मिस की हुई जो कॉल है उसको दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ा ही मसला था। ये पता है कि आप ग्रुप कॉल करें ना, वैसे दोस्त करते होंगे या फिर कोई मीटिंग होती होगी तो आप लोग करते होंगे, वैसे बड़े ज़्यादा
ज़्यादातर लोग तो अब जूम पे चले गए मीटिंग के लिए, लेकिन दोस्त वगैरह कर रहे होते हैं। अब व्हाट्सएप पे आपने जी कॉल की है, 4 ने उठा ली है, 2 ने नहीं उठाई है, और जब 2 ने नहीं उठाई तो वो बाद में आपको ग्रुप कॉल कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि जी किसी एक ने भी उनके ऊपर क्लिक कर दिया तो वो पिछली ग्रुप चैट जो है खत्म हो गई है, वो उधर चला गया, और अजीब 3 इधर रह गए, 3 उधर रह गए, अजीब मामला। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे ना वो सारिफिन, तो उन्होंने कहा कि इनकी मुश्किल थोड़ा दूर कर दें, उसको दोबारा से रीजॉइन कर सकते हैं उस कॉल को। तो इस फीचर के जरिए सारिफ कॉल के दौरान दीगर ऑप्शंस आसानी से ढूंढ भी सकेंगे, जबकि स्क्रीन के नीचे रिंग का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। अच्छा, ये ऑप्शन फिलहाल जो iOS बीटा वर्जन है वो इस्तेमाल करने वालों के लिए है, एंड्रॉइड वाले जो सारिफिन अब थोड़ा वेट करें। अलबत्ता उम्मीद ये की जा रही है कि ये फीचर्स एंड्रॉइड सारिफिन के लिए भी जल्द मुयस्सर यानी कि हमजा तुम्हारे जो फ़ोन है उसमें होगा, मेरे फ़ोन में नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी मसला है ना कि वो सारों के पास याद, लेकिन ठीक है, ये फीचर आया तो ये सब में आएगा, क्योंकि सब में आ जाता है फीचर, मतलब सब में वो फीचर मौजूद होता है। तो ये एक बेहतर फीचर है उन लोगों के लिए कि जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते या फिर ज़्यादा उन्होंने वो वाली ऐप्स नहीं की होती कि जिनके ऊपर आसानी से मीटिंग हो जाए या ज़्यादा लोग चैट कर सकें। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसके बाद आप वो क्लिक करेंगे शायद, और उसके बाद आपको क्या होगा, आप उस ग्रुप चैट के अंदर वापस रीजॉइन कर सकते हैं। लेकिन अभी है खैर जो मेरी तरह के एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो अभी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि थोड़े देर अरसे बाद आ ही जाएगा उसमें, थोड़े अरसे बाद आ ही जाएगा। लेकिन ठीक है, ये फीचर आया, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। कई लोगों को ये मसला आता होगा जब ग्रुप चैट करते होंगे, तो ये मसला अब ख़त्म होने जा रहा है कि जो ज़हनी टेंशन होती थी और वो आपको कॉल आ रही होती थी, सारे बताते थे कि नहीं भाई इसकी ना उठाना, नहीं तो आप भी इधर से निकल जाओगे। तो ऐसा मामला हो जाता है। खैर, ये फीचर हमने आपके साथ शेयर किया, जो व्हाट्सएप की एक नई चीज़ सामने आई, अपडेट सामने आई आपके साथ। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस।